हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। तो दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं और लखनऊ से देवेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से रहने वाली है? सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे आरोप लगाया था कि ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब ठीक उसी तरीके का आरोप पंजाब में लगाया गया है। कल हमने देखा कि पहले वित्त मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद जो अमन अरोड़ा है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने की, और उसके बाद मीथियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। यहाँ पर आरोप लगाया गया कि 35 विधायकों से संपर्क भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के तहत की है और 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। तो ऐसे में जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल चिमा, उनके साथ जो विधायक हैं वो भी डीजीपी के पास पहुंचे थे। 11 विधायकों की तरफ से एक शिकायत डीजीपी को दी गई और जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल चिमा, उनका कहना है कि बीजेपी ने जो ऑफर दिया है, जो रिकॉर्डिंग उनके पास है, उन्होंने वो डीजीपी को भी सौंपी है। और यहाँ पर अब जब उनको प्रेस वार्ता के दौरान ये भी कहा गया कि अगर सबूत है तो उसे सार्वजनिक करें, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं कर पाए। लेकिन डीजीपी को उन्होंने शिकायत दी और अब मोहाली में मामला दर्ज भी कर दिया गया है। विजिलेंस को इसकी जांच सौंपी की गई है। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन मामला भारतीय जनता पार्टी या किसी उनके नेता या कार्यकर्ता पर दर्ज नहीं हुआ है, ये अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है। यहाँ पर एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार डंके की चोट पर कह रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और समय आने पर उसे सार्वजनिक करेंगे, और उन्होंने डीजीपी को भी दिया है। लेकिन अगर उनके पास पर्याप्त सबूत हैं तो मामला यहाँ पर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता या नेता के ऊपर होता, लेकिन यहाँ पर मामला अज्ञात के ऊपर हुआ है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं उस पर जो विपक्ष है वो भी मुखर हो चुका है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से कहा गया है कि अगर इस तरीके के आरोप हैं, क्योंकि आप संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो अगर सबूत हैं उसे सार्वजनिक किया जाए। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खुद ही इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पूरे आरोपों को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त में सेक्टर 37 में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी का ये बीजेपी का कार्यालय है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में जो बीजेपी के पंजाब के अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा एक बैठक लेंगे। बैठक के बाद वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी का कहना है कि जो भी बड़े मुद्दे हैं उसे ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें आयुषी, जिस तरीके से पंजाब में आप सरकार है कहीं ना कहीं बैकफुट पे आती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उनका कहना है कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने चलाया है, लेकिन वो सबूत साबित नहीं कर पा रही है, ना ही सार्वजनिक कर पा रही है। पुलिस ने भी जो मामला दर्ज किया है वो अज्ञात के खिलाफ किया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की कार्रवाई रहती है, अगर पुलिस भी कार्रवाई करती है। इसके अलावा जो आप सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि 10 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई और वित्त मंत्री कहते हैं 35। और अगर हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि इस वक्त जर्मनी के दौरे पर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि 6-7 विधायकों से संपर्क किया गया। यानी कि जो बयानबाजी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है उसमें भी तालमेल नहीं है। तो अब देखना होगा कि कितना जो सही साबित होता है जो इनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और ये भी देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय स्तर पर भी क्या एक्शन इस पे लेती है। इसके अलावा दिल्ली में बैठक बुलाई गई है 18 तारीख को, रविवार के दिन बैठक आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है, जिसमें चंडीगढ़ के जितने भी पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, और इसके अलावा पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है, सत्ता में काबिज है, मुख्यमंत्री सहित जितने भी 92 विधायक हैं वो दिल्ली जाएंगे। और इसके अलावा हरियाणा से भी और हिमाचल प्रदेश, गुजरात में भी चुनाव है, वहाँ से आम आदमी पार्टी के जितने भी उनके पार्टी प्रधान हैं या जनरल सेक्रेटरी जिन्हें बनाया गया है वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अभी तक
ये तय किया गया है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में बैठक की जाएगी और अरविंद केजरीवाल ये बैठक लेंगे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं छवि यहाँ पर धूमिल होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोप लगाए गए हैं वो ठोस आरोप भी यहाँ पर अभी तक साबित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जरूर यहाँ पर कह रही है आम आदमी पार्टी कि उनके पास रिकॉर्डिंग है और धमकी जो दी है उसकी भी रिकॉर्डिंग है, जो खरीद फिरोद की कोशिश की गई है उसकी भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन उसे सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें उन्हीं के मंत्री की, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बागवानी मंत्री फोजा सिंह सरारी की अगर बात करें तो उनके ओएसटी के साथ उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो परिवहन से संबंधित, जो खाद्यान्न परिवहन से संबंधित ठेकेदार हैं उन्हें किस तरीके से सरकारी अधिकारियों के माध्यम से फंसाया जाए। यानी कि ये दूसरा मामला अब सामने आ रहा है और इस पर भी जांच बैठा दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है कैबिनेट मंत्री के ऊपर। पहले हमने देखा था स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, उन्हें बर्खास्त जरूर कर दिया गया था और उन्हें जेल भी हो गई थी, लेकिन इस वक्त जमानत पे हैं। दूसरी तरफ अब दोबारा से जो बागवानी मंत्री हैं उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि इन सब आरोपों से बचने के लिए जो आम आदमी पार्टी है इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि बीजेपी के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा जब मीडिया से मिलते हैं तो क्या कुछ जो है पक्ष सामने रखते हैं। जी आयुषी। चलिए ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र प्रताप सिंह का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट लखनऊ से रहने वाली है? सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? आज की सुबह 10 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो उन्होंने जो पहला कार्यक्रम किया है वो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया है, जहां स्मार्ट ग्राम पंचायत की एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर संबोधित भी करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपना अगला भी कार्यक्रम है अपने सरकारी आवास, जो 5 कांटाट मार्ग है, मुख्यमंत्री का आवास है, वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इस शुभारंभ की जो शुरुआत होगी वो 10 बजे से वो भी करेंगे, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम है, तो लगभग कार्यक्रम में बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री उपस्थित रह पाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री और भी कई कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। उनके सरकारी आवास पर लेकर लगातार 2 कार्यक्रम और भी लगे हैं। वहीं अगर हम बात करें स्वतंत्र देव सिंह की, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उनके भी लगभग इसी टाइम के अनुसार ही 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं, जिन्होंने अभियंता दिवस के मौके पर भी एक कार्यक्रम लगाया गया है। इस मौके पर अभियंता दिवस के जितने भी इंजीनियर है सब शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी वहां मौजूद होंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। इसके बाद एक उत्तर डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि एक रक्तदान शिविर चलाया जाएगा। रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह वहां मौजूद रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह का एक और कार्यक्रम चलेगा, अभियंता दिवस समारोह। अभियंता दिवस समारोह में भी स्वतंत्र देव उपस्थित होंगे। इसी तरह से लगातार कई कार्यक्रम चलते रहेंगे। वहीं हाल ही में भी एक और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जितिन प्रसाद जी का। जितिन प्रसाद जी का एक ब्राह्मण सम्मेलन समारोह होने जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग जितिन प्रसाद जी को यहाँ पर सम्मानित करेंगे और जितिन प्रसाद खुद वहाँ पे उपस्थित होंगे, सम्मानित किए। ये कार्यक्रम भी 11 बजे लगभग कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी और जितिन प्रसाद यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। वहीं अगर इसके अलावा कार्यक्रम की हट के अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को अगर हम ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी ने कल एक काफी बड़ा प्रदर्शन आंदोलन किया गया, जिसमें कि महंगाई, भ्रष्टाचार और किसान को लेकर बीजेपी पर आरोप भी लगाए थे। तो उसमें काफी गिरफ्तारियां भी हुई थी। समाजवादी पार्टी ने कल जो गिरफ्तारी की थी, उस गिरफ्तारी के बाद मामले को खत्म नहीं किया है। आज फिर एक पैदल यात्रा निकालने जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी से शुरू होगी और लखनऊ विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा जो बनाया गया है, विधानसभा तक ये पद यात्रा जाएगी। समाजवादी पार्टी का यह कार्यक्रम लगभग बताया जा रहा है कि 18 तारीख तक बराबर कंटिन्यू रहेगा। और वहीं अगर बात करें कि कानून व्यवस्था को लेकर तो सरकार ने पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दे रखी है कि किसी भी तरीके से इनको रोक रहा है। जैसे कि कल समाजवादी पार्टी और पुलिस के बीच काफी खराब हुई थी, उसको गिरफ्तार करके यहाँ पर धरना ईको गार्डन वहां पर भेज दिया गया है। इसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आक्रोश की जनता के कई बयानबाजी भी जाहिर हो रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से बयानबाजी आ रही है कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम है
जी देवेंद्र, देखिए कई ऐसी तस्वीरें हमने कल दिखाई थी दर्शकों को। समाजवादी पार्टी लगातार अब बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रांची का रुख कर लेते हैं। संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रांची से रहने वाली है? सियासी गलियारों की क्या तमाम बड़ी आज की बड़ी अपडेट? देखिए, बता दूं कि झारखंड का जो दिन गुजरा है कल, वो ऐतिहासिक दिन रहा है। मैं बता दूं कि झारखंड में 1932 का संविधान लागू किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी ही संजीदगी के साथ 1932 का खतियान लागू किया है और इस खतियान के लागू होने से पूरे झारखंडियों में लगभग 4 करोड़ जनता में हर्ष का माहौल है। और पूरा झारखंड उनके जश्न में डूबा हुआ है। 1932 के खतियान लागू होने के साथ पूरा राज्य जश्न में डूबा हुआ है। आज झारखंड के राजधानी से लेकर तमाम जिले, जो 24 जिले हैं, सभी जिलों में लगातार जश्न का माहौल है और लगातार हर्ष और आभार व्यक्त करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आम नागरिक सड़क पर उतरकर आभार व्यक्त कर रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 का खतियान पहली बार 21 वर्षों की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो नहीं हो सका, वो 22वें वर्ष में पूरा हुआ है। जो यह महत्वपूर्ण विषय था 1932 का खतियान, क्योंकि उनके झारखंडियों की जो रोजगार का मामला चल रहा था, उनके नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वो काफी जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि उन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। 1932 खतियान के आधार पर अब झारखंड के जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, उन्हें 27% आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि झारखंड में अब कुल 77% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब कुछ ही जो सीमित क्षेत्र रह गए हैं उनमें उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ रोजगार के अन्य सुख सुविधाओं में भी उन्हें लाभ दिया जाएगा। मैं बता दूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें महिला कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी। उन्होंने झारखंड के महिला सेविका सहायिकाओं को मानदेय में वृद्धि की है। आज मैं बता दूं कि अभी मैं तत्काल जोबा मांझी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री हैं, जोबा मांझी उनके आवास पर खड़ा था। कुछ देर पहले झारखंड की तमाम जो महिला सेविका और सहायिकाएं हैं वहां पे आभार प्रकट करने आई हुई थी। मैं बता दूं कि कल कैबिनेट में लगभग 3 से 4 अरब रुपए का विकास योजनाओं को पारित किया गया है, जिसमें झारखंड के मोराबादी में 5000 क्षमता वाले पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। उसके साथ ही कुछ सड़कों का निर्माण किया जाएगा राजधानी में। यहाँ तक कि गोड्डा और सिमडेगा, हजारीबाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कई विकास कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं बता दूं कि झारखंड की जो राजनीति की सरगर्मी है एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के संपत्ति पर हमला किया था, जिसके पलटवार में झामुमो को केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल प्रेस वार्ता कर बताया कि अगर 108 बेनामी संपत्ति है तो वह बेनामी संपत्ति कहां है। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस पर जवाब दे और नहीं तो उस संपत्ति को हस्तांतरित करने की भी बात कर रही है। झामुमो ने अपना पक्ष भी कल रखा है। मैं बता दूं कि विधि व्यवस्था को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संजीदगी दिखा रहे हैं। आगामी 22 तारीख को राज्य के गृह सचिव और डीजीपी के साथ साथ 24 जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक करने वाले हैं। लगातार जो आदिवासी और हिंदू लड़कियों के साथ का मामला जो चल रहा है, घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक घटनाएं घट रही है झारखंड में, उस विषय पर गंभीर रूप से 22 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की दुरुस्त करने की बात की जाएगी। मैं बता दूं कि झारखंड की विकास योजनाओं को लेकर यहाँ पे 19 सितंबर को सभी जिले के उपायुक्त जो डीसी हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। मैं बता दूं भाजपा की ओर से बड़ी खबर है यहाँ की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका जन्म दिवस जो 17 सितंबर से सेवा ही समर्पण लक्ष्य के भावना से मनाया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा जी सुबोध, देखिए आप नजर बनाए रखिए। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अनिल नेताम का रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट है? रायपुर से रहने वाले सियासी गलियारों की क्या तमाम बड़ी जानकारी? जी ऐसे देखिए, बिल्कुल अपनी राजधानी रायपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वे विभिन्न विधानसभाओं पर जा रहे हैं। यह भेंट मुलाकात सरकार जनता के बीच में सीधे संवाद को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं जनता में जाकर उनकी समस्याओं हैं और सरकारी योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, क्या उनको अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिल रहा है नहीं, इसकी समस्या भी वहाँ पर देखी जाती है। लोगों से सीधे भेंट मुलाकात कार्यक्रम तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिल रहे हैं। इसी कड़ी में वे रायगढ़ जिले के विभिन्न विधानसभाओं में है। आज धर्मजयगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मौजूद हैं, जहां पर आज सवेरे जो है सरकारी अधिकारी जो वहाँ अधिकारियां हैं उन पर जो है समीक्षा बैठक की जाएगी और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन की वहाँ पर समीक्षा भी की जाएगी। इसके पश्चात वहाँ पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसके पश्चात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर तक राजधानी रायपुर लौटाएंगे। इसी के साथ जो है आज AICC का बैठक भी है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। ऐसे आपको बता दें जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जो है 4 मई से आरंभ हुआ है और प्रदेश के जो 90 विधानसभाएं हैं उस विधानसभाओं पर जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतिदिन एक विधानसभा में 3 ग्रामों में जाकर वहां पर लोगों से सीधे संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं को भी जानते हैं। मुख्यमंत्री जो आम जनता की जो मांग है उस मांगों का भी तुरंत वहीं पर मंच के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को जो मंच होता है उस मंच के माध्यम से घोषणाएं भी वहाँ पर कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर एक विधानसभाओं में जा रहे हैं। उनका 90 विधानसभाओं में जाने का दौरा है। अभी तक लगभग बस्तर संभाग और संभाग के जो विधानसभा है उनका दौरा अब तक हो चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भी लगातार विभिन्न विधानसभाओं में जाकर वहाँ पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम तहत लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। बात दूसरी बड़ी खबर की कर ले आए तो भाजपा से बड़ी खबर है। आज भाजपा के जो तमाम जो है आदिवासी जो नेता हैं उन नेताओं का एक कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। कॉन्फ्रेंस में बताया गया किस तरीके से जो है मोदी सरकार जनजातीय समुदाय के हितों में भी लगातार बेहतर काम कर रही है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज भाजपा का एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया है। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर की बात करें आयोजित तो नगर निगम रायपुर लगातार जो है कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिस तरह से प्लास्टिक मुक्त भारत नारा दिया गया था उसी कड़ी में जो जहाँ पर प्लास्टिक अधिकतर किया जाता पॉलिथीन पर भी बैन लगाया गया है। वो ऐसे जो दुकानदार है जो अभी भी पॉलिथीन पर बैन नहीं कर रहे हैं वैसे दुकानदारों पर जाकर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो है चलानी कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। जी ऐसी तो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर जो है आज नजर बनी रहेगी। चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल पुजारी हमारे साथ मुंबई से लाइव बने हुए हैं। राहुल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट मुंबई से रहने वाली हैं, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी ऐसे मैं बता दूं कि 15 सितंबर हो चुके हैं। बरसात जाने का नाम ले रहा। पूरे महाराष्ट्र और मुंबई वासियों को बरसात से बहुत परेशानी हो रही है और आने वाले 5 से 7 दिन बरसात काफी रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और कई जिलों में रेड अलर्ट और क्या नाम है ऑरेंज अलर्ट की भी चेतावनी दी है। बरसात से मुंबई का बहुत परेशान है। मुंबई वासियों को बहुत दिक्कतें हो रही है। कई जगह पुल गिर गए हैं, कई जगह बाढ़ आ गई है। पुणे, औरंगाबाद और जलगांव कई जगह बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और दूसरी बड़ी खबर बॉलीवुड से आ रही है। बॉलीवुड के लिए जो 2 साल से सूखा पड़ा हुआ था, बॉलीवुड के लिए एक सुखद खबर है कि ब्रह्मास्त्र 200 करोड़ के क्लब में पार कर चुकी है और 200 करोड़ का कलेक्शन लेके इस समय 2 साल बाद जो खान ब्रदर्स के जितने खान ब्रदर्स थे उनकी पिक्चरें पीट रही थी। बड़ी बड़ी पिक्चरें लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन अक्षय कुमार की, उसके बाद ये पिक्चर ब्रह्मास्त्र आई जो 200 करोड़ के कलेक्शन की। जबकि एक बात बता दूं, इसकी टोटल बजट 750 करोड़ है। अभी भी वे काफी पीछे 500 करोड़ से पीछे है करीब उसको कलेक्शन करने में। फिर भी कल रात में करण जौहर के यहाँ पार्टियां हुई और खुशियां मनाई गई कि बॉलीवुड का थोड़ा सूखा कम हुआ है। आयुषी जी राहुल, देखिए ब्रह्मास्त्र मूवी की आपने बात करी, कई जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था, तो क्या मुंबई में कई जगह पर इसका विरोध देखने को मिला? देखिए विरोध बायकॉट तो किया गया था सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर इस ब्रह्मास्त्र पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रणबीर कपूर और क्या नाम है आलिया भट्ट की मूवी की ब्रह्मास्त्र और उसका कलेक्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज के तारीख में 230 और 240 करोड़ पहुंच गया है। इसका कोई प्रभाव इस पिक्चर पे नहीं पड़ा। और एक खबर और अच्छी है बॉलीवुड से कि शाहरुख खान की जो मेहमान कलाकार के रूप में इस ब्रह्मास्त्र में आए थे उनको बहुत सराहना मिली है। जैसे कि रिव्यू यहाँ पे हम लोग गए थे पीवीआर में रिव्यू लिया था तो शाहरुख खान की बड़ी तारीफ की जा रही थी। और शाहरुख खान के आने वाली फिल्म जो अक्टूबर रिलीज होने वाली है पठान, उसके लिए एक सुखद खबर है कि शाहरुख खान को बड़ी पॉजिटिव खबर मिल रही है। और इसके 2 साल बाद जैसा कि साउथ की पिक्चर कलेक्शन कर रही थी, बॉलीवुड की पहली
ये 2 साल बाद जो 250 करोड़ के करीब पहुंच रही है भरमास। जी देखिए राहुल, जिस आयुषी। हिसाब से आपने बताया कि बारिश का दौर लगातार मुंबई में जारी है, जाहिर सी बात है बारिश से लोग परेशान नजर आ रहे होंगे, सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही होगी, ट्रैफिक की भी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही होगी। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां देखने को मिल रही है, किस हिसाब से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से पूरे जिले को अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी अगर कोई दिक्कत हो महाराष्ट्रवासियों को उनको देखा जाए, और प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना और सतर्क है। लेकिन मौसम सितंबर का महीना आ चुका है, 15 तारीख आ चुका है और बरसात जाने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा महाराष्ट्र परेशान है बरसात से। जी तो देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है राहुल, और भी क्या तमाम बड़ी अपडेट सियासी गलियारों से रहने वाली है? सियासी गलियारों से इस समय बॉलीवुड से भी एक बुरी खबर भी है कि जैकलीन फर्नांडिस को आर्थिक अपराध शाखा ने बुलाया कल 8 घंटे से पूछताछ के बाद। अब नूरा फतेह को बुलाया गया है, और क्या नाम है, नूरा फतेह को बुला के उससे पूछताछ करने की आज आर्थिक अपराध शाखा ने बुलाया है। जी देखिए लगातार पूछताछ नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस से हो रही है। नोरा फतेही को भी आज बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए, तो कब तक पूछताछ की जाएगी, इसको लेकर के कोई जानकारी? हाँ, आज बुलाया गया है। आज आर्थिक अपराध शाखा जो ईडब्ल्यू है, ईडब्ल्यू है जो, और उसको बुला अपनी आर्थिक अपराध शाखा जो उसको बुला के आज उसको सामने बैठाया जाएगा, जैकलीन और क्या नाम है नोरा फतेही को, और उसको बैठा के आमने सामने उससे बात की जाएगी। और जो सुकेल। चलिए शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।